बुद्धिस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो गणित की हम शुरुआत कर चुके हैं और उसकी एक पहली क्लास हो चुकी है। आज हमारी दूसरी क्लास है। तो दूसरी क्लास से पढ़ने से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो पहली क्लास में बताया था उसका एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ। तो हमने देखा था कि मैथ को हल करने के लिए और उसे आसान बनाने के लिए भिन्न, अनुपात और प्रतिशत अपना कितना बड़ा रोल निभाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की इन तीनों चीज़ों पर अच्छे से कमांड है तो उसके लिए मैथ को आसान करना, हल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो हमने सबसे पहले कल भिन्न के बारे में कुछ बेसिक्स बातें जानी थी। जैसे भिन्न को हम ए बटे बी की फॉर्म में लिखते हैं। इसके ऊपर वाले हिस्से को शीर्षक या अंश कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम हर कहते हैं। भिन्न चार प्रकार की होती हैं। सम्यक भिन्न, सम्यक भिन्न में क्या होता है कि जब जिसमें अंश तो छोटा होता है और हर बड़ा होता है। यानी कि अंश को लिखते हैं हम 3 और हर को लिखते हैं हम 5। तो इसमें अंश छोटा हो गया और हर हमारा बड़ा है अंश से। तो ये होगी हमारी सम्यक भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। और असम्यक भिन्न में क्या होता है, जिसमें हमारा अंश जो है बड़ा हो जाता है और हर हमारा छोटा हो जाता है। ये हमारी असम्यक भिन्न हो गई। उसके बाद समरूप भिन्न क्या होती है, जैसे मान लो 1/2 है और 4/8 है। इसको हम काट दें 4 से तो ये भी 1/2 हो जाएगी। तो 1/2 और 4/8 को हम समरूप भिन्न कह सकते हैं। उसके बाद मिश्र भिन्न देखी थी हमने। तो मिश्र भिन्न क्या होती है कि एक सही, जैसे एक सही 1/2 हो या 3 सही 2/5 लिखें या 8 सही 7/9 लिखते हैं तो ये हमारी मिश्र भिन्न कहलाती हैं। आपको सिर्फ ये थोड़ा थोड़ा याद रखना है, ऑटोमेटिक आपको सारी की सारी ये चीज़ें याद हो जाएंगी अपने आप ही। उसके बाद हमने देखा था भिन्नों का जोड़ना और घटाना। अगर भिन्न हम, जैसे मान लो ये घटा, अगर भिन्न एक भिन्न में से दूसरी को हम घटाएंगे तो कुछ नहीं करते, ये दोनों जो नीचे हर हैं उन दोनों को आपस में गुणा लिख देते हैं और उसके बाद हम कैंची मार इसका गुणा करके, और जो भी यहाँ साइन होता है उसको हम बीच में लिख देते हैं। जैसे कि 5 का गुणा 1 से किया, 5 एकम 5, 2 का गुणा 3 से किया, 2 तिया 6, और जो इनके बीच में साइन था वो लिख दिया। उसके बाद ये साइन है और जो भी संख्या 5 में से तो 6 घटाएंगे नहीं, मतलब 6 में से 5 घटेगा तो बचेगा 1। लेकिन यहाँ एक चीज़ देखेंगे, जो भी संख्या बड़ी है उसके सामने साइन क्या किस चीज़ का है। तो इसके जो 6 बड़ी है और उसके सामने माइनस का साइन है और 5 छोटी है, तो जो भी संख्या के सामने, बड़ी संख्या के सामने जो भी साइन होगा वही साइन बाद में बच के आता है। तो हमारे यहाँ -1 बचेगा और नीचे हमारा 10 आ जाएगा। और यहीं अगर जोड़ना होता तो इसको प्लस कर देते, यहाँ भी प्लस हो जाता और ये 5 और 6 11 बटे हमारा 10 आ जाता। वैसे ही भिन्नों की तुलना करना सीखा था हमने कि जैसे हम भिन्न को जोड़ते या घटाते हैं वैसे उसी प्रकार इसमें भी करते हैं। नीचे वालों का आपस में गुणा कर लेते हैं और उसके बाद कैंची मार गुणा करते हैं, फिर देखते हैं कि ये संख्या बड़ी है कि ये बड़ी है। तो इसका अगर ये बड़ी है, 25 बड़ी है, जैसे 8 या 24 ये छोटी है और 50 ये बड़ी है, तो हमारी ये भिन्न बड़ी हो जाएगी और ये भिन्न छोटी हो जाएगी। तो हमने ये कल देखा था, जैसे जिधर छोटा मुंह होगा वो हमारी छोटी भिन्न की तरफ होगा और जिधर ये बड़ा मुंह खुला हुआ होगा वो हमारी बड़ी भिन्न की तरफ होगा। और उसके बाद कल मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज दी थी प्रैक्टिस के लिए। उम्मीद करता हूँ आपने ये सारे सवाल प्रैक्टिस करके देखे होंगे, और ना देखे हों तो एक बार इनकी प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपकी समझ थोड़ी डेवलप होगी और इन चीज़ों में आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इनको प्रैक्टिस करके देखेंगे। तो आज हमने भिन्न के बारे में कुछ बेसिक्स बातें जान ली। अब हम थोड़ा अनुपात के बारे में थोड़ी बेसिक्स बातें जानेंगे और फिर उसके बाद हम प्रतिशत के बारे में थोड़ी बेसिक बातें जानेंगे। और फिर उसके बाद हम अपना चैप्टर वाइज मैथ को उठा लेंगे और फिर जीरो से लेके एडवांस तक हर तरीके के सवाल उसमें करेंगे, जिससे कि यूपी पुलिस के पेपर में आने वाला मैथ में एक भी सवाल छूटे ना। अच्छे से हम प्रैक्टिस करके चलेंगे। अनुपात के बारे में थोड़ी थोड़ी बेसिक बातें जान लेते हैं। अनुपात को किस तरीके से लिखा जाता है? अनुपात को लिखा जाता है
ए अनुपात बी, इस फॉर्म में अनुपात को लिखा जाता है। ये जो दो बिंदु हैं इनको अनुपात बोला जाता है। इसको हम ए बटे बी की फॉर्म में यानी भिन्न की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अनुपात का इस्तेमाल कब किया जाता है और क्यों किया जाता है। यानी कि हम कहें कि एक क्लास में 3 बॉयज हैं और 7 गर्ल हैं, ठीक है। अब 3 बॉयज हैं 7 गर्ल हैं। अब कोई कहे कि भाई लड़कों और लड़कियों की संख्याओं के बीच क्या अनुपात है इस क्लास में, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे बॉयज और गर्ल्स, इनके बीच क्या अनुपात है। तो बॉयज कितने हैं हमारे 3 और गर्ल्स कितनी है हमारी 7। तो ये हमारा अनुपात हो गया। लड़कों और लड़कियों के बीच में उनकी जो संख्या थी उनकी संख्याओं के बीच ये अनुपात हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब भी अनुपात का इस्तेमाल किया जाएगा, अनुपात का इस्तेमाल किया जाएगा तो किस लिए किया जाएगा, केवल और केवल तुलना करने के लिए किया जाता है। गणित में अनुपात का इस्तेमाल संख्याओं के बीच में तुलना होगी, या फिर हम कहें कि मात्रा यानी कि किलोग्राम के बीच में तुलना होगी, या फिर हम कहें कि लीटर्स, जैसे मान लो 2 लीटर 3 लीटर, इस तरीके से तुलना हो सकती है। यानी कि संख्या से तुलना होगी। यानी हम कहें कि संख्या की तुलना संख्या से, ठीक, और मात्रा की तुलना मात्रा से। जैसे संख्या की तुलना संख्या से कैसे होगी, अभी हमने कहा भाई एक क्लास में 3 बॉयज और 7 गर्ल हैं, तो लड़कों बॉयज और गर्ल्स के बीच में अनुपात बताइए। तो हम कहते हैं कि बॉयज और गर्ल्स के बीच में अनुपात बताइए, लेकिन हम बॉयज और गर्ल्स के बीच में अनुपात नहीं बताते। एक्चुअल में हम अनुपात बताते हैं कि उनकी संख्या कितनी है, लड़कों की और लड़कियों की संख्याओं के बीच में क्या अनुपात है। तो जो अनुपात निकल के आया 3:7, तो ये जो अनुपात निकला है, ये निकला है कि स्कूल में यानी कि क्लास में 3 लड़के हैं और 7 लड़कियां हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट हो गए हमारे 10। यानी कि 10 स्टूडेंट में हमारी 3 लड़कियां हो गई, मतलब 3 लड़के हो गए और 7 हमारी लड़कियां हो गई। तो ये हमारा जो अनुपात निकला है, ये अनुपात निकला है हमारा बॉयज की संख्या और गर्ल्स की संख्या। वैसे ही जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो दूध या दूध लेके आता है तो उसमें दूध और पानी का अनुपात दिया जाता है। मान लिया दूध या 70 लीटर दूध लेके आया, अब उसमें जो दूध है और पानी है उसकी मात्रा है, यानी कि मान लो दूध उसमें है 50 लीटर और पानी है उसमें 20 लीटर, यानी कि टोटल हमारा कितना था 70 लीटर। अब उसमें 50 लीटर तो दूध है और 20 लीटर है पानी। अब कोई कहे कि भाई दूध और पानी के बीच क्या अनुपात है, हालांकि दूध और पानी का तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन दूध और पानी की जो मात्रा है उनकी तुलना की जा सकती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब भी तुलना होगी या जब भी अनुपात निकाला जाएगा तो हमेशा एक जैसी चीज़ों में निकाला जाएगा। मात्रा की तुलना मात्रा से, किलोग्राम की तुलना किलोग्राम से, लीटर की तुलना लीटर से, संख्या की तुलना संख्या से। वैसे ही अगर हम कहें कि भाई अब इनका अनुपात निकालो, तो अनुपात तो इनका आ गया भाई, हम कह देंगे 50:20 हो गया। तो क्या हम 50:20 लिखना सही है भाई, 50:20 हमने लिख तो दिया है तो ये सही, लेकिन इसको जब तक सरलतम फॉर्म में ना लिखा जाए, जब तक इसको सरलतम फॉर्म में ना लिखा जाए तब तक ये स्टैंडर्ड अनुपात नहीं कहलाएगा। तो इसको सबसे मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इसको ऐसी फॉर्म में लिख देना कि जब इनके बीच में कोई भी कॉमन ना हो, यानी कि
इसमें दोनों में 10 कॉमन था, 10 से ये काट दिया 5 बार, यानी 0 से एक जीरो कट गई, यानी 10 से ये कट गया 5 बार और 10 से ये कट गया 2 बार। यानी कि हमने कहा कि जो पानी और दूध की मात्रा का जो अनुपात है वह 5:2 है। ठीक है, ना कि हम ये कहेंगे कि दूध और पानी का अनुपात क्या है। दूध की तुलना हमेशा दूध से होगी, पानी की तुलना हमेशा पानी से होगी। दूध और पानी की आपस में तुलना नहीं होती है, केवल तुलना होती है तो इनके बीच जो मात्रा है उसकी, यानी कि दूध कितना लीटर है और पानी कितना लीटर है, इस हिसाब से इनकी लीटर्स की तुलना होती है, यानी कि मात्रा की तुलना होगी। किलोग्राम से किलोग्राम की तुलना होगी, ठीक है, लीटर से लीटर की तुलना होगी, मीटर से मीटर की तुलना होगी। यानी कि जब भी अनुपात लगेगा किसी भी चीज में तो हमेशा एक जैसी तुलना होगी। जैसे हम कहें, जैसे मान लो ये ए अनुपात हमने बी लिखा, अब इसके पीछे हम चाहे लीटर लगा दें, ठीक है, और ए के पीछे चाहे हम किलोग्राम लगा दें, क्योंकि किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, एक्चुअल में जो रेशियो आएगा वो आएगा तो किलोग्राम का, लेकिन इसको हम लिखेंगे नहीं, लिखेंगे हमेशा संख्या को। अब संख्या को तो हम लिखेंगे, जैसे कि मान लो अब जो ए अनुपात बी है इसको हम एक फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे के ए अनुपात के बी, यानी कि इस फॉर्म में और इसमें कोई अंतर नहीं है, इन दोनों का मतलब एक ही है। क्यों मतलब एक ही है? क्योंकि इधर भी के है और इधर भी के है, तो के से के कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, ए अनुपात बी। वैसे ही कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे मान लो ये है 15 अनुपात 25 लिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, ये कितना है 15, 5 × 3 ये है 5×3 = 15, और 25 को ऐसी संख्या में तोड़ो जो इसमें भी है हो, इसमें कोई ना कोई एक हो तो जरूरी नहीं है कि भाई ये दोनों में कॉमन ही हो। अब इसमें इसमें क्या है 5×5, सबसे छोटी ऐसी संख्या में तोड़ो जिससे कि वो और ज्यादा ना टूट सके। जैसे कि मान लो 5, 5 का कोई गुणनखंड नहीं है, 5 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, वैसे ही 3 अपने आप में प्राइम नंबर है, वैसे ही 5। अब इसमें देखो के की जगह इसमें कॉमन क्या है, जैसे इसमें दोनों जगह के था कॉमन, वैसे ही हमारा एक 5 यहाँ है, एक 5 यहाँ है, तो 5 से ये 5 घट गया, तो फाइनल जो हमारा अनुपात निकल के आएगा 3:5 निकल के आएगा। अब अनुपात जो है इसका इस्तेमाल तुलना करने में किया जाता है, ठीक है, कि ये 3:5 है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ये 3 है ना, ये 3 इससे इस 5 से 2 कम है, हमें किसी और से मतलब नहीं है। हमारी तुलना अगर इससे हो रही है, यानी अनुपात लग गया बीच में, इसकी तुलना इससे होगी और इसकी तुलना इससे होगी। अगर कोई कहे कि ये 3 है, भाई इसका जिससे तुलना हो रही है उससे ये कितना कम है, तो कहेंगे ये 3 है और वो 5 है, यानी कि वो 5 से 2 कम है, ठीक। अगर मान लो कहेंगे भाई तुम 5 हो और जिससे तुम्हारी तुलना हो रही है 3 से, उससे तुम कितने ज्यादा हो, तो ये कहेगा कि भाई मैं 5 हूं और जिससे मेरी तुलना हो रही है वो 3 है, तो मैं उससे 2 ज्यादा हूं, ठीक है, तो मैं उससे 2 ज्यादा हूं। तो वैसे ही ये अनुपात का मतलब हम तुलना में करते हैं, जब इन दोनों के बीच तुलना हो रही हो तो इसमें यही पता चलेगा कि कोई संख्या किससे कितनी ज्यादा है और कितनी कम है। इतने से आपको थोड़ा सा ये बेसिक में पता चल गया होगा इसके बारे में कि अनुपात का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, कि अनुपात का जो इस्तेमाल है वह तुलना करने में किया जाता है, ठीक है। अब जो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अनुपात के बारे में, वो हम आगे पढ़ेंगे, पूरा का पूरा एक चैप्टर रहेगा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रतिशत के बारे में। तो प्रतिशत के बारे में भी थोड़ी सी एक जानकारी ओवरव्यू ले लेंगे हम, और उसके बाद फिर हम एक नया चैप्टर शुरू कर देंगे। तो अब हम प्रतिशत के बारे में कुछ बेसिक्स बातें समझ लेते हैं। जैसे प्रतिशत, प्रतिशत प्रतिशत का मतलब होता है
शत में से होता है 100 और प्रति में से होता है इकाई, यानी कि हम कहें प्रतिशत का मतलब है कि 100 में से, प्रतिशत 100 में से, यानी कि हम कहें कि जैसे मान लो 15%। 15% का मतलब क्या है कि 100 में से 15 रुपये, और इस प्रतिशत को हम सिंपल फॉर्म में 15/100 लिख सकते हैं। यानी कि मान लो किसी ने हमको 100 रुपये दिए, ठीक, किसी ने हमको 100 रुपये दिए, जिसमें से हमने 80 रुपये का कुछ सामान खरीद लिया, तो हमारे पास बचे कितने, 20 रुपये। ठीक है, हमें किसी ने 100 रुपये दिए जिसमें से 80 रुपये का हमने सामान खरीद लिया, हमारे पास 20 रुपये बचे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारी बचत। अब सामने वाला कहेगा, जिसने हमें 100 रुपये दिए थे सामान खरीदने के लिए और उसमें से 80 रुपये का सामान ले आए, 20 रुपये बचे, तो सामने वाला अगर ये कह दे कि तुम्हारे पास कितने प्रतिशत बचे, कितने प्रतिशत रुपये बचे या कितने प्रतिशत पैसे बचे, तो हम कहेंगे 20%, यानी कि 100 में से 20 बचे। अब ये जो है 20 जो प्रतिशत है, ये जो 20% को हम इस तरीक़ा से लिखते हैं, यानी कि ये हमारा प्रतिशत का निशान या चिन्ह होता है। और इसको हम साधारण भिन्न में बदलें तो इसको लिखेंगे 20, और नीचे आ जाएगा, इस प्रतिशत को जब हम हटाएंगे तो ये नीचे गिर के 100 बन जाता है। जब हम प्रतिशत को ऊपर से जब हम प्रतिशत को हटाएंगे तो ये नीचे आके 100 बन जाता है। अब ये बन गई एक साधारण भिन्न, तो साधारण भिन्न हमने पहले पढ़ी ही है, तो इसका मतलब तो अब हम इसका मतलब है कि अब हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि अब पहले हम इसे काटेंगे छोटे से छोटी संख्या से कि ये कट जाए। पहले तो हम इसे काटेंगे 0 से 0 गई, यानी कि 10 से 10 बार गया। अब ऊपर बचा 2/10, 2 एकम 2, ये 2 से गया और 2 पंजे 10, यानी कि ये साधारण भिन्न आ गई 1/5। ठीक, अब ये 1/5 आ गई। अब ये एक जो है अपने आप में 20% है। ठीक है भाई, यहाँ ये जो है अगर नीचे वाली वैल्यू 100 होगी, अगर नीचे वाली वैल्यू को हम 100 मान लें तो ऊपर वाली वैल्यू हमें 20% माननी पड़ेगी। यानी कि कोई कहे कि मैंने आपको 5 रुपये दिए, ठीक, और 4 रुपये आप सामान ले आए, आपके पास बचा 1 रुपये। ठीक है, अब वो एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैंने आपको 5 रुपये दिए, अब आपके पास कितने रुपए बचे, तो आप कहेंगे मेरे पास 1 रुपया बचा। ठीक, उस हिसाब से तो आपने बता दिया 1 रुपया। लेकिन सामने वाला कह दे कि मैंने आपको रुपए दिए थे, आपके पास कितने प्रतिशत रुपए बचे, तो प्रतिशत, उसने 5 रुपये आपको दिए, 4 का सामान आ गया, आपके पास बचा 1, यानी कि वो कह रहा है कि प्रतिशत में कितने बचे। मतलब प्रतिशत का मतलब होता है 100, यानी कि हम 5 को जब हम 100 बना देंगे तो ये अपने आप में पूरा प्रतिशत हो जाएगा। अब 5 को 100 बनाने के लिए, जैसे मान लो उसने 5 रुपये दिए और हमारे पास 1 रुपया बचा, और वो कह रहा है कि भाई हमें प्रतिशत में बताओ कि ये कितना बचा, तो हम जब इसको 100 बनाएंगे तब ये हमारा प्रतिशत में निकल के आएगा कि हम 100 में से कौन सा हिस्सा हमारे पास बचा है। तो 5 को 100 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 5 को अगर 5 का 100 बनाने के लिए हमें इसमें 20 का गुणा करना होगा। अगर हम इधर इसमें 20 का गुणा करेंगे तो 20 का ही गुणा हमें इधर करना होगा। ठीक, तो ये हो गया 20 पंजे 100, ये हो गया हमारा 100%, और इधर हो गया हमारा 20, यानी कि अब हम कह सकते कि हमारे पास 20% रुपये बचे थे। ठीक, अब मान लो कोई कहे कि भाई मैंने आपको 500 रुपये दिए, ठीक, मैंने आपको 500 रुपये दिए और आपने मुझे 300 रुपये का सामान ले आए और 200 रुपये बचे आपके पास। ठीक है, तो फिर ये आप ये कहोगे कि आपके पास कितने प्रतिशत रुपये बचे,
यानी कि 500 रुपये का सामान लेके आए आप, मतलब 500 रुपये आपको दिए गए, ठीक है, 500 रुपये आपको दिए गए, 300 रुपये का आप उसमें से सामान ले आए, बचे कितने, 200 रुपये। अगर वो सीधा सीधा पूछे कि मैंने आपको 500 रुपये दिए थे, आपके पास कितने रुपए बचे, तो आप कह दो कि सर मेरे पास 200 रुपये बचे, ठीक, क्योंकि 300 का उसमें सामान आ गया। लेकिन अगर वही बंदा कहे कि मैंने आपको जितने भी रुपए दिए थे, आपके पास कितने प्रतिशत रुपए बचे, तो आपको अगर प्रतिशत में ये बताना है तो पहले ये आपको 100 बनाना पड़ेगा। यानी कि जब आप इसको 500 को 100 बना दोगे, यानी कि 500 आपको, 500 रुपये आपको दिए गए थे और 200 रुपये आपके पास बचे। अगर आपको ये प्रतिशत में बताना है कि कितने रुपए बचे, तो ये आपको 100 बनाना पड़ेगा। जब आप इसको 100 बना दोगे तो ये प्रतिशत में आ जाएगा, क्योंकि जिधर जो गुणा भाग हम इधर करेंगे वही गुणा भाग हमें इधर करना है, तब हमारी सेम वैल्यू निकल कर आएगी। तो अगर हमें ये 100 बनाना है, अगर हमें ये 100 बनाना है तो हमें इसमें क्या करना है, ये 500 है, अगर हम इसमें 5 का भाग दे दें, अगर हम इसमें 5 का भाग दे दें तो ये 100 हो जाएगा, ठीक, हम इसमें 5 का भाग दे दें तो ये हो गया 100। वैसे ही अगर हम इसमें यहाँ अगर 5 का भाग दिया तो यहाँ भी हमें 5 का भाग देना पड़ेगा, ठीक है, तो 5 चौके 20, ये 20 4 बार चला गया, एक जीरो बची, तो ये जीरो आ गई। यानी कि अगर हम प्रतिशत में देखें, ये 100% है और ये हमारा 40% है, ठीक, ये तो आपने इस तरीके से समझ लिया। अब हम इसको देखते हैं, जैसे कि ये आपने आपको कहा गया 20% को साधारण भिन्न में बदलो, ठीक है, साधारण भिन्न में बदलने के लिए हम इसका क्या करेंगे, 20/100, ठीक, या तो 20 का अगर पहाड़ा आता तो 20 से काट दो, तो 20 एकम 20 और 20 पंजे 1/5, ये हमारी साधारण भिन्न हो गई। या फिर ऐसे भी कर सकते थे कि 0 से 0 काट दी और 2 से 5 बार काट दिया, 1/5, ये हो गई हमारी साधारण भिन्न, ठीक, ये हमारी साधारण भिन्न हो गई। अब कोई कहे कि 1/5 को 1/5 को प्रतिशत में बदलो, में बदलो, ठीक है, तो 1/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब हमने 20% को भिन्न में बदला, जब हमने 20% को भिन्न में बदला तो इसमें हमने 100 का भाग दे दिया था, ठीक है, हमने इसमें 100 का भाग दे दिया था जब हमने इसको भिन्न में बदला। अब जब जो संख्या में हमने 100 का भाग दिया भिन्न में बदलने के लिए, अगर हमें फिर से वही प्रतिशत में बदलना होगा तो अब हमें उल्टा करना होगा, यानी कि हमने पहले 100 का भाग दिया था, अब हमें 100 का गुणा करना होगा। तो 1/5 गुणा 100, अब इसको 5 से काट देंगे, 100 को 5 दूनी 10 और जीरो हमारी जीरो आ गई। या फिर आप ऐसे भी भाग दे सकते हैं, सीधा सीधा अलग से दे के देख सकते हैं, आपको प्रैक्टिस बाद में हो जाएगी। 5 दूनी 10, ठीक, ये जीरो बचा, जीरो का जीरो तो जीरो आई जाती है, तो ये हो गया हमारा 20%। उसी प्रकार आपको इतना याद रखना, अगर जैसे मान लो ये है 25% है, अगर मान लो ये 25% का मतलब क्या, 25, ये जो प्रतिशत है ना, ये तो जीरो लिख रही है, ये समझो ये जो दो जीरो हैं, अगर हम इसको हटाएंगे, प्रतिशत के निशान को हटाएंगे, तो हमें हटाने के लिए जैसे ही हम इसको हटाएंगे, इसको छेड़ेंगे, ये टेढ़ी है, ये समझो ये एक तरीका से 100 है, एक जीरो इधर है और एक जीरो इधर है, ये गलत लिखा हुआ टेढ़ा है। अगर ये सीधा हमको 100 करना तो ये गिर पड़ेगा, जैसे हम इसको छेड़ेंगे तो ये नीचे गिर पड़ेगा। तो हम इसको सीधा का सीधा 25 हमने जैसे इसको प्रतिशत को हटाया तो ये प्रति जैसे हम इसको छेड़ेंगे नीचे जा पड़ेगा। तो अगर मान लो कोई लकड़ी या डंडा टेढ़ा पड़ा है, किसी तरीके से खड़ा कर दिया अटका के, अगर उसको हम छेड़ेंगे तो नीचे जाएगा। तो यार मतलब 25% को हम लिखेंगे 25/100। हमेशा हमको इस तरीके से साधारण भिन्न में लिख के चलना है। जब तक
सवाल में उत्तर जो है प्रतिशत में ना दिया हो, हमको हमेशा इस तरीके से तोड़कर चलना है। अब इसको 25 से हम काट देंगे, 25 एकम 25 और 25 चौके 100, यानी कि साधारण भिन्न हो गई हमारी 1/4। यानी कि अगर हमारा 4 को हम 100% मान लें तो हमारा जो 1 है वह हमारा क्या हो जाएगा, 25%। ठीक है। अब जैसे कि मान लो भाई ये है एक गोला है, ठीक है, इसके मैं 4 भाग कर देता हूँ। ये अपने आप में 100% है। 25% ये है, 25% ये है, और 25% ये है, और 25% ये है। ठीक है। अपने आप में ये एक गोला है, और कहें कि ये क्या है, ये अपने आप में पूरा का पूरा 100% है। अगर इसमें से एक भाग निकाल लिया जाए तो कितना बचेगा? अगर एक भाग निकाल लिया जाए तो 3 बचेगा। यानी कि प्रतिशत में देखा जाए तो ये 25% भाग है, और भाग में भिन्न में देखा जाए तो एक भाग ये है, एक भाग ये है, एक भाग ये है, एक भाग ये है। यानी कि अगर हम भिन्न में देखें तो ये भाग कितने, 4। हम इसमें कहेंगे कि जैसे मान लो ये 4 भाग हैं, 1 2 3 4, 4 भाग में से हम एक भाग हम निकाल दें। ठीक है। 4 भाग में से हमने एक भाग निकाल लिया, यानी कि हमने 25% हिस्सा निकाल लिया। ठीक है। भिन्न में 4 में से एक भाग हो गया। अगर हम इसको पूरा का पूरा 100% माने तो ये हमारा एक जो है हमारा 25% को बताता है। ठीक है। 100 में से कितना, 25। अब हम देखते हैं कि भिन्न और तो इसमें अब हम देखते हैं भिन्न और प्रतिशत से, भिन्न और प्रतिशत से खेलेंगे। ठीक है। भिन्न और प्रतिशत से हम लोग इसमें खेलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे मान लो एक भिन्न है 3/5। ठीक, 3/5 है। इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे तो हमें इसमें 100 का गुणा करेंगे। ठीक, 100 का इसमें हम गुणा करेंगे तो ये हो गया प्रतिशत में, अपने आप में ये कितना हो जाएगा, प्रतिशत में। यानी कि 5 से हम इसे काटेंगे 20 बार, और 20 दिया 60, यानी कि 60%। ठीक। अब आपको ये चीज़ ये देखनी है, अगर 5 भाग में से 3 भाग 60% है, इसका मतलब ये है कि जैसे 5 भाग है, 5 भाग है और 5 को हमें 100 बनाना है, तो हम इसको 20 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 100। ठीक। अगर हम इसी तरीका से 20 20 20 20 और 20, अगर हम 20 1 2 3 4 5, ठीक, हमने 5 जगह 20 20 20 रख दिया। यानी कि हमने 100 को हमने 100 को 5 भागों में तोड़ दिया। हमने 100 को 5 भागों में तोड़ दिया, जैसे कि ये लिखा है हमारा 100 को जब हमने 5 भागों में तोड़ दिया, ठीक है, ये हमारा लिखा क्या है, 3/5 लिखा है हमारा। ठीक। अब हमसे जैसे पूछ लिया भाई 3 कितने प्रतिशत है, 3/5 को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो ये अपने आप में कितना प्रतिशत है, तो हमें नीचे बेस चाहिए 100। ठीक है, नीचे बेस चाहिए हमें 100, और 100 को हमने, और यहाँ पे दे रखा 5, यानी कि 100 को हमने 5 भागों में तोड़ दिया, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 और ये 5, यानी 20 20 के हमारे पास 5 भाग होंगे, तब हमारा ये 100% हो जाएगा। ठीक है। अगर नीचे हमें 100 करना, नीचे अगर हम पाँचों भागों को इनको लिख दें, तो
पांचों भागों का जोड़ कितना हो जाएगा? 100। ठीक, और ऊपर कितना? 3। तो ऊपर 3 भाग का योग कितना हो जाएगा? 60। 20 और 20 दिए 60। ठीक, तो इस तरीके से हम जो है केवल इतना देखेंगे कि 3/5 लिखा है कि हाँ हम 100 को 20-20 की रूप में 20-20 के खंड में 5 बार तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर जो है 20-20 के 3 बनेंगे। अगर नीचे 20-20 के 5 हिस्सा बनने हैं तो ऊपर 20-20 के 3 हिस्सा बनेंगे। अगर नीचे 20-20 के 5 हिस्सा बनेंगे और पांचों हिस्सा को जोड़ दिया जाएगा तो वो 100% हो जाएगा। वैसे ही 20-20 के ऊपर हमें 3 हिस्से चाहिए। अगर 20-20 के ऊपर 3 हिस्से हो गए तो ये हमारा 60% हो गया। भाई अगर ये नीचे 20-20 के 5 हिस्से होंगे, ठीक है, 20 ये जोड़ दिया, 20 20 20 और ये 20, ठीक है, ये हो गए 5 हिस्से। ठीक है, अगर नीचे अब 5 हिस्से हैं तो कितना बन गया? 100 बन गया। यानी कि एक जो हिस्सा है वह 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक हिस्सा 20 को दर्शा रहा है। तो 3 हिस्सा कितने को दर्शाएगा? एक हिस्सा 20 को दर्शा रहा है तो 5 हिस्सा किसको दर्शाएगा? 100 को। ठीक, और 3 हिस्सा किसको दर्शाएगा? 1 2 3, यानी कि हम 20-20 को जोड़ देंगे 3 बार। तो कितना हो गया ये? 60%। ठीक, वैसे ही अगर आपसे कह दिया जाए कि 2/5 को प्रतिशत में बदलो, तो आपको यह देखना कि हाँ 5 है नीचे, तो 100 को 20-20 के 5 भागों में तोड़ा है, तो हमें 2 भाग पकड़ने हैं। तो 2 भाग कितने होते हैं? 20 और 20 40%। आपको डायरेक्ट 40% लिखने की आदत हो जाएगी। अभी नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद ये देखोगे। हाँ, ऊपर लिखा 2/5 है, 5 का मतलब 20, 20 के 5 भाग, और ऊपर हमें 2 भाग पकड़ने हैं, तो 20 और 20 के 2 भाग हो गए 40। वैसे ही जैसे 1/4 होता है। ठीक, अब 1/4, तो 100 को हम 4 भागों में तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25 प्लस 25 प्लस 25 और प्लस 25। ठीक है, ये हमारे 4 भागों में हमने इसको 100 को तोड़ दिया। अगर 4 भाग का मतलब 100 है, 4 भाग अगर प्रतिशत में बदलें, जैसे 4 भाग का हमारा 100 है, ठीक है, तो एक भाग का मतलब कितना होगा? एक लिखा ऊपर, एक भाग का कितना हो गया? 25। तो ये हो गया 25। ठीक है, तो हम कितना कैसे कह सकते हैं भाई? ये 4 में से एक है और ये कितना? 100 में से 25, तो हम क्या कहेंगे? एक जो है हमारा 25% है। वैसे ही चाहे आप इस तरीका से लिख दो, 3/4 लिख दो। ठीक है भाई, नीचे नीचे क्या है? 25-25 के 4 हिस्से हैं, तो नीचे हो गया 100। और ऊपर कितने हिस्से लिखने हैं? 25-25 के 3 हिस्से, तो ये हो गया 75। 25, या तो ऐसा कर लो, 25 प्लस 25 प्लस 25 बराबर 75/100, यानी कि 100 में से 75, कितना हो गया? 75%। आपको सिर्फ ये थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कि हमको सवालों में इस तरीके से जब हम इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई भी चीज़ नई ना दिखे। ठीक है, हालांकि हम अभी थोड़ा और देख लेते हैं इसमें। अब जो मैंने ये जो दिखाया है, ये जिस तरीके से मैंने ये बताया है, ये आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कि जब हम इस तरीके से सवाल में इस्तेमाल में करूँगा, आपको समझाऊंगा, सवाल करके दिखाऊंगा, तब आपको वहाँ ये चीज़ थोड़ी नई ना लगे। इसलिए आपको ये समझ में आया कि हाँ ऐसे पहले बताया था कि इस तरीके से ऐसे ऐसे ये होता है। आपको ये तो पता ही, अब तो ये जान ही गए होंगे, अगर मान लो कोई भिन्न 1/10 है, उसे हम प्रतिशत में बदलेंगे तो उसमें 100 का गुणा कर देंगे, तो ये 10 से ये कट जाएगा 10 बार, तो ये हो गया हमारा 10%। ठीक, और अगर 2/15 है, 2/15 है, और इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, तब इसमें 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 5 तिये 15, और ये गया 20 बार, 5 दूनी 10, जीरो की जीरो आ गई, तो कितना प्रतिशत हो गया? 40/20 दूनी 40/3%।
ठीक, वैसे ही अगर हम प्रतिशत को बदलें यानी 15% को भिन्न में बदलें तो क्या होगा, 15/100, 5 तिये 15 और 5 दूनी 10 और जीरो की जीरो आ गई यानी 20 बार कट गया, तो भिन्न क्या हो गई, 3/20। ठीक, इस तरीका से हम इसको हम कर लेंगे। अब आपको कुछ भिन्न जो है, आपको ये कुछ फ्रैक्शंस याद रखनी पड़ेंगी जो आपको आगे बहुत मैथ को सरल बना देंगी। जैसे कि मान लो आपने 1/2, 1/2 को हम प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना होगा, 1/2 का प्रतिशत में बदलेंगे तो 1/2 गुणा 2 से 50 बार कट जाएगा 100, यानी कि ये हो गया 50%। यानी कि 1/2 का मतलब है यानी आधा हो गया, यानी कि ये 2 है नीचे, 2 नीचे, भाई 50 को हम 2 हिस्सों में तोड़ेंगे तो 50-50 के हिस्से आएंगे, एक हिस्सा ऊपर हो गया, तो 100 में से एक यानी दो 50-50 के उसमें से एक हो गया तो 50% हो गया। तो 50% का मतलब है 1/2 और 1/2 का मतलब है 50%। ये आपको इस तरीका से याद रखना हो। वैसे ही हम कहें 1/3, जब हम 1/3 को प्रतिशत में बदलेंगे तो ये हो जाएगा, कटेगा तो है नहीं, ठीक, तो ये हो जाएगा 100/3। और जब ये 100/3 हो गया तो इसमें 3 का हम भाग देंगे 100 में, तो 3×3 = 9। ठीक, यहाँ बचा 1 और ये 10 आ गया और 3×3 = 9, उसके बाद फिर 1 बचा। ठीक है, तो हमारा ये प्रतिशत में किस हिसाब से लिखेंगे, सबसे पहले हमारा आता है ये भागफल यानी 33 सही, उसके बाद आता है हमारा शेषफल जो यहाँ 1 बचा है, 1/3। ठीक है, तो 33 सही 1/3%। अगर हमको कहीं भी 1/3 दिखाई देगा तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि इसका मतलब है 33 सही 1/3%। या फिर हमको कहीं 33 सही 1/3% दिखेगा तो हम समझ जाएंगे कि इसका मतलब है 1/3। ये कुछ चीज़ें हमको रटनी पड़ेंगी दिमाग में, हमको इस तरीके से गुणा करने की ज़रूरत ना पड़े, हमको इस तरीके से ये हमें ये आसानी से याद रहनी चाहिए। जैसे ही 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/4, इसको हम 100 से गुणा करेंगे तो 4 से कट जाएगा 100, 25 बार, यानी कि 25%। मतलब 1/4 का मतलब है 25%, या हम कहें 25% का मतलब है 1/4। ठीक, वैसे ही 1/4 हो गया, अब हमको 1/5 करना है तो इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे तो ये 5 से कट जाएगा 20 बार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 20%। 20% कहो या 1/5 कहो, बात एक ही है। अगर हमको भिन्न में लिखना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे, और हमें प्रतिशत में लिखना है तो हम लिखेंगे इस तरीके से। ठीक, अब मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी याद करा देता हूँ, फिर आपको उनको रिवाइज करना है। दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लेना कि भाई इतनी सारी हो जाएंगी, याद कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं। आपको जितनी याद हो जाए उतना अच्छा है, ना होंगी तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब सवालों में वो इस्तेमाल होंगी तो वो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। जैसे कि अब मैं यहाँ शुरू से लिख रहा हूँ, आपको किस तरीके से याद करनी है। 1/2, 1/2 का मतलब होता है 50%। 1/3 ये आपको याद रहनी चाहिए ज़्यादातर, तो 33 सही 1/3%। 1/4 25%। 1/5 20%। ये प्रतिशत निकले कैसे, मैंने अभी बता दिया है। ठीक है, ये प्रतिशत निकले कैसे, इसमें मैंने यहाँ आपको ये समझा दिया है। अब मैं यहाँ इनको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अगर कहीं गलती दिखे तो आप इस चीज़ को चेक कर लेना अपनी कॉपी में करके। ठीक है, 1/6 16 सही 2/3। अगर कहीं सवाल में 16 सही 2/3 लिखा मिले तो समझ जाना उसका मतलब होता है 1/6, और कहीं 1/6 लिखा मिल जाए तो इसका अगर प्रतिशत को हमें इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े तो समझ लेना उसका मतलब होता है 16 सही 2/3। वैसे ही 1/7
तो ये हो गया 14 सही 2/7। ठीक है, 1/8। 1/8 का मतलब हो गया 12.5%। कहीं भी आपको 12.5% दिखाई दे तो उसका मतलब 1/8 है, और कहीं आपको 1/8 दिखाई दे तो उसका मतलब 12.5% है। ये आपको सवाल में अगर ये चीज़ें आपको याद रहेंगी और इस तरीके से तोड़ना मरोड़ना इनको सीखोगे तो सवाल करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। 1/9, 11 सही 1/9%। 1/10, 10%। 1/11, 9 सही 1/11%। अब देखो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, अगर 9 नीचे है तो यहाँ भी 9 नीचे ही रहेगा, अगर 11 यहाँ नीचे है तो 11 यहाँ भी नीचे ही रहेगा। सिर्फ ये देखना है कि अगर 9 है तो यहाँ 11 और 9 होता है, और यहाँ 11 है तो यहाँ 9 और 11 होता है। यानी कि 1/9 के पहाड़े 1/9 की भिन्न में अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 11 सही 1/9 होगा, और अगर 1/11 को हम भिन्न में बदलेंगे तो 9 सही 1/11 होगा। यानी कि हमेशा आपको ये याद रखना, अगर यहाँ 1/9 है तो यहाँ भी हमेशा 9 नीचे ही आएगा, 11 आगे आ जाएगा, और 1/11 है तो 9 आगे आ जाएगा, और 11 हमेशा यहाँ नीचे है तो यहाँ भी नीचे ही रहेगा। 1/12, 8 सही 1/3। ठीक है, प्रतिशत, ये प्रतिशत है। वहीं 1/13 ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती है, तो मेन मेन जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को हम लिखेंगे, हर किसी को सभी को लिखना जरूरी नहीं होता है। तो इसका मतलब हो गया 7 सही 1/7। ठीक, 1/15, 6 सही 2/3%। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। याद ना रखना, आप इनको बस 2-3 बार दिन में एक बार लिख के देख लिया करना। दिन में 2-3 बार लिख के देख लेना, रोजाना देखना 4-5 दिन। एक बार चाहे देख के लिखना, बिना देख के लिखना, अपने आप याद होने लग जाएंगी। 1/16, 6 सही 1/4। ठीक, ये हो गया। अगर कहीं भी 1/16 मिल जाए आपको तो समझ लेना 6 सही 1/4% है, और कहीं भी 6 सही 1/4% मिल जाए तो समझना 1/16 है। ये आपको प्रतिशत सवालों में और लाभ हानि में, साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे 1/18। 1/17 को छोड़ देंगे, ना के बराबर इस्तेमाल होता है, जरूरत पड़ेगी तो हम डायरेक्ट 100 का गुणा करके निकाल लेंगे। ये हो गया 6 सही, नहीं 5 सही और 5/9। 5 सही 5/9% हो गया। 1/19 छोड़ देंगे, ना के बराबर इस्तेमाल हो रहा। अब आ गया 1/20। 1/20 का मतलब होता है 5%। अगर कहीं भी 5% लिखा जाए तो समझ लेना 1/20 है, और 1/20 लिखा जाए तो समझ लेना 5% है। अब यहाँ एक चीज़ देखना, ये है 1/20 का 5%, और आपने यहाँ देखा होगा 20%। अगर 1/5 है तो हो गया 20%, अगर प्रतिशत में बदलना, और अगर 1/20 है भिन्न में तो समझ लेना 5% है। ठीक, वैसे ही 1/24 हम करेंगे। ठीक है, 4 सही 1/6 हो जाएगा। 4 सही 1/6 हो जाएगा 1/24 का। वैसे ही 1/25 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4%। ठीक है, आप यहाँ भी ध्यान से देखना, ये चीज़ें बहुत इस्तेमाल होती हैं। एक ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, और ये, और ये आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती, तो ये सारी इस्तेमाल है, लेकिन इन चीज़ों को बहुत बार इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल इन्हीं 4 का होता है। तो देखो यहाँ पे 1/25 है तो यहाँ आ गया 4%।
और यहाँ पे देखो 1/4 है और यहाँ आ गया 25%। तो वैसे ही 1/20 का था 5%, वैसे ही 1/25 का 4%, वैसे ही 1/4 का था 25% और 1/5 का है 20%। तो ये आपस में लिंक करते हैं। तो इनको ध्यान रखना, भिन्न से प्रतिशत में बदलना है और भिन्न प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए आपको ये याद रखना है। 1/30, 3 सही, 1/3%। ठीक, 1/40, 2 सही, 1/2%, 1/50, ये हो जाएगा हमारा 2%। ठीक, ये हो जाएगा हमारा 2%। और 1/, अगर हम 100 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1%। ठीक, ये कुछ इम्पोर्टेंट्स परसेंटेज की वैल्यू हैं। भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना, इन सब चीज़ों को जब आप अच्छे से याद कर लोगे, याद भी ना करो, आप सिर्फ दिन में 2 बार इनको बिना देखे लिखने की कोशिश करना। एक बार देख के लिखने की कोशिश करना, दूसरी बार बिना देखे लिखने की कोशिश करना। केवल 1-2 बार इनको बिना देखे लिखने की कोशिश करो दिन में। उसके बाद धीरे धीरे ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगे जब सवालों में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। कल हम मतलब अगली वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरुआत करेंगे और फिर हम एक चैप्टर को सीरियल वाइज 0 से लेके एडवांस तक अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे कि हमारे यूपी पुलिस भर्ती के एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो जिसे आप ना कर पाओ। तो थैंक यू, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।